आज वर्ग नवम की क्लास में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। इसमें सबसे पहले जानना जरूरी है कि वाक्य क्या है। तो वाक्य एक ऐसा अर्थ समूह है जो व्यवस्थित होकर एक विशेष आशय देता है, एक अलग आशय देता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हम कहते हैं कि राम श्याम खाना है, और इसका वाक्य बनाते हैं राम श्याम, राम और श्याम खाते हैं। आपने देखा कि राम अलग, श्याम अलग, खाना अलग है, अलग 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 अर्थ है ही, लेकिन दोनों सभी वाक्यों में जब जुट गए तो इसका एक अलग अर्थ हुआ कि राम और श्याम के द्वारा खाने की क्रिया की जा रही है। इस तरह राम और श्याम खाते हैं, क्या बना, एक वाक्य कहलाया। अर्थात वाक्य जो है अपने आप में जुट करके क्या करता है, एक अलग अर्थ देता है। अब आइए वाक्य के घटक। वाक्य के घटक दो तरह के होते हैं। एक होता है अनिवार्य घटक और दूसरा होता है ऐच्छिक घटक। तो किसी भी वाक्य का मुख्य कर्ता और क्रिया जो होता है अनिवार्य घटक होता है। इसके बगैर क्रिया वाक्य नहीं बन पाता। और ऐच्छिक घटक वह घटक है जो वाक्य में नहीं भी रहे तो व्याकरणीय दृष्टि से वाक्य सही होता है, लेकिन अगर वाक्य में जोड़ दिया जाए तो वह अर्थ के विस्तार देता है, बढ़ाता है। जैसे हम कहते हैं कि विपिन केले लाता है, तो विपिन लाता है अगर खाली कहते हैं तो विपिन लाता है मुख्य कर्ता और क्रिया, तो वाक्य अच्छा नहीं लगेगा। कोई भी पूछेगा क्या लाता है, तो हम कहते हैं विपिन केले लाता है। और जब केले को लाता है तो इसमें वाक्य का एक मुख्य घटक है, ये कर्म है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि विपिन रावत के लिए केले लाता है, तो इस वाक्य में रावत के लिए ऐच्छिक घटक हो गया। ये नहीं भी रहेगा तो वाक्य अच्छा लगेगा, विपिन केले लाता है, और व्याकरण दृष्टि से वाक्य सही भी है। तो यहाँ जो है ये पूरे घटक जो है कर्ता, कर्म और क्रिया, कर्ता, कर्म और क्रिया, ये सब अनिवार्य घटक के रूप में है। और यहाँ जो है रावत के लिए जो है ऐच्छिक घटक है। अब आप देखेंगे कि वाक्य के अंग, वाक्य के मुख्य दो अंग हैं। हाँ जी, एक मिनट। ऐच्छिक घटक कितने तरह का होता है? ऐच्छिक घटक में कारण कारण, संप्रदान कारण, अपादान कारण, अधिकरण कारण, और संबंध बोधक अव्यय, और क्रिया विशेषण, ये जो होते हैं ऐच्छिक घटक होते हैं। इसके अलावा वाक्य के दो मुख्य अंग हैं। वाक्य के मुख्य दो अंग, पहला होता है उद्देश्य
और दूसरा होता है विधेय। तो उद्देश्य क्या है? तो किसी भी वाक्य में कर्ता और क्रिया उद्देश्य के अंग होते हैं। सॉरी, कि कर्ता जो होता है, मुख्य कर्ता जो होता है वो केवल उद्देश्य का अंग होता है। कहने का मतलब है कि वाक्य जिसके लिए कहा जाए वह उद्देश्य होता है। जैसे हम कहते हैं कि राम आम खाता है, इस वाक्य में किसके लिए कहा गया वाक्य? तो राम के लिए, तो राम उद्देश्य है। और उद्देश्य के लिए जो कुछ कहा जाए वह क्या होता है? विधेय होता है। तो राम के लिए क्या कहा गया है? तो राम के लिए कहा गया है कि आम खाता है। तो आम जो है और खाता है, विधेय का अंग हुआ। इस तरह से आपने देखा कि उद्देश्य में मुख्य कर्ता आता है और विधेय में कर्म और क्रिया जो होती है मुख्य रूप से विधेय का अंग होता है। तो विधेय का अंग कर्म और क्रिया हो जाता है और उद्देश्य का अंग कर्ता हो जाता है। अब आप देखेंगे कि कर्ता को कैसे फैलाया जाता है, कैसे बढ़ाया जाता है। तो जैसे मान लो कि कोई भी विशेषण जोड़ के या संबंध कारक जोड़ के हम कर्ता का विस्तार करते हैं। तो जैसे वाक्य में हम कहते हैं कि काला हिरण कोमल कोमल घास खाता है, कोमल कोमल घास खाता है। तो हिरण मुख्य करता है, ये उद्देश्य है। और इसकी विशेषता काला के द्वारा बताया गया। तो दोनों हो गया उद्देश्य, और बाकी जो बच गया वह जो है कोमल कोमल घास। तो घास कर्म है और कर्म की विशेषता है कोमल कोमल। तो ये इसकी विशेषता बता रहा है। तो ये जो है टोटल उद्देश्य विधेय के अंग हो जाएंगे। अर्थात विशेषण अगर कर्म में जुड़ता है तो विधेय का अंग होता है, उद्देश्य में जुड़ता है तो उद्देश्य का, अगर कर्ता में जुड़ता है तो उद्देश्य का अंग होता है। इस तरह से आप देखेंगे कि संबंध कारक राम का हिरण घास खाता है। तो अब यहाँ घास खाता है विधेय हो गया और राम का हिरण जो है उद्देश्य हो गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि का विशेषण और संबंध कारक मिल करके क्या करते हैं? उद्देश्य का विस्तार करते हैं। और उधर जो है कर्म और क्रिया, तब देखो मुख्य कर्ता और कर्ता का संबंध कारक को छोड़ दो तो शेष सभी कारक विधेय के अंग होते हैं। क्रिया विशेषण विधेय का अंग होता है। पदबंध भी होता है। जैसे मान लो कि हम कहते हैं कि नगर वासियों के घिरे श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया। या तो यहाँ श्री कृष्ण की विशेषता बताने के लिए नगरवासियों से घिरे आया। तो एक टोटल जो है यहाँ उद्देश्य का अंग होगा और नगर में प्रवेश किया, ये पूरा विधेय होगा। इस तरह इसे हम कहते हैं संज्ञा पदबंध। जो कर्ता के लिए अगर संज्ञा पदबंध का प्रयोग किया जाए तो ये भी उद्देश्य का अंग होता है। इस तरह उद्देश्य और विधेय का विस्तार होता है। मुख्य रूप से आज हमें चलना है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। 10 मिनट हो गया। चलिए अगले क्लास में आपको अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद
पढ़ाया जाएगा, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।